बाकी सभी ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल के बारे में। ठीक है, हमने ये टॉपिक क्यों लिया है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि देखो सबसे पहली जो बॉडी की नीड होती है, ठीक है, कोई भी जो बॉडी है उसकी नीड क्या होती है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, तो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो होती है सेल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक बार इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है नॉन लिविंग यानी अजैविक एंड लिविंग जैविक। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो पहली बात कि जितने भी जीव होते हैं, सारे के सारे जो जीव होते हैं, सारे के सारे जो जीव होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर में सारे के सारे जो जीव होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, चाहे वो एक कोश की हो चाहे वो बहुकोश के हो, लेकिन मिला वो सेल्स जो बना होगा वो सेल से मिलकर ही बना होगा। ठीक है, तो ये के दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुकोशिक होते हैं। बहुकोशिका इन द सेंस कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो एक कोशिक होते हैं वो क्या करते हैं, सारे काम जो है वो खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, इनको यूनिसेलुलर बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाएगा, मल्टी सेलुलर। ठीक है, एक कोशिक और बहुकोशिक। एक कोशिक क्या होते हैं, ये क्या करते हैं खुद ही सारे जो जितनी उनके एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, इनके एसेंशियल फंक्शन मतलब जो इनकी ज़रूरत की चीज़ होती है वो सारी एक ही कोशिका के द्वारा की जाती है। ठीक है, ज़रूरत की सारी चीज़ें एक ही कोशिका के द्वारा पूर्ण की जाती हैं। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर क्या करते हैं कि उनको जो भी फंक्शन करना होता है, चाहे रेस्पिरेशन हो चाहे एक्सक्रीशन हो चाहे जो भी फंक्शन हो, वो सारा के सारा एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में कार्य डिवाइड रहता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए अलग रहेगा, एक्सक्रीशन के लिए अलग होगा। ठीक है, इस तरीके से सारे कार्यों के लिए जो है उसमें मल्टी सेलुलर में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। कोशिका इन द सेंस टिश्यूज़, कोशिका मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो सर्कुलेशन के लिए क्या होता है, हार्ट होता है। रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, लंग्स होते हैं। ठीक है, एक्सक्रिएशन के लिए, ठीक है, किडनी वगैरह होती है, और एक्सेट्रा जो है वो सभी के लिए, ठीक है, सेंसरी वगैरह के लिए होते हैं। ठीक है, अपना नर्वस सिस्टम वगैरह होता है। तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर बॉडी, आई एम सॉरी, पर्टिकुलर ऑर्गेन जो होता है वो उस फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर के केस में ऐसा नहीं होता कि यूनिसेलुलर में क्या होता है, वो खुद ही के खुद सारे काम करता है। तो यहाँ तक हमें क्या समझ में आया कि जो सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, बिना सेल के कोई भी जीवन संभव नहीं है। भाई हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई जीवित है या मतलब जैविक है या अजैविक है, तो सेल के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। अरे यार इसमें क्या हो रहा है, एक मिनट। ठीक है, और बिना सेल के जो है जीवन संभव नहीं है। तो सेल क्या है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कोशिका जो होती है वो मौलिक रूप से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है हमारे जीवन की।
ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी में सबसे पहले, ठीक है, इसकी खोज में सबसे पहले नाम किसका आता है? रॉबर्ट हुक का। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था 1665 में फर्स्ट कोशिका की खोज की थी, फर्स्ट सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये क्या थी? ये डेड सेल थी, ये यानी कि मृत कोशिका थी। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी। ठीक है, जीवित कोशिका की जो खोज है वो आगे जाकर के एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सेल की खोज कब हुई थी, तो 1665 में हुई थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी, तो उसके लिए आंसर आपको एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक की तरफ जाएगा। ठीक है, तो पहली मृत कोशिका या पहली कोशिका जो थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज की गई थी, वो 1665 में की गई थी। ठीक है, और इन्होंने किस पे, एक स्पेनिश ओक ट्री है, स्पेनिश ओक ट्री। ठीक है, इसकी छाल में इन्होंने ये खोज की थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इन्होंने इसके लिए टर्म क्या दी? तो रॉबर्ट हुक ने इसके लिए टर्म दी थी सेलुला। रॉबर्ट हुक ने इसके लिए टर्म क्या दी थी, या क्या शब्दावली का उपयोग किया था? तो वो किया था सेलुला। और ये सेलुला ही बाद में जाके क्या बना? सेल। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? सेलुला। और यही सेलुला बाद में आके क्या बना? सेल। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है, और एक्चुअली क्या, रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने फर्स्ट सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल, यानी इनको कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, कोशिका विज्ञान मतलब जिसमें कोशिका की स्टडी की जाती है, वो कोशिका विज्ञान हो गई। ठीक है, इसके बाद आते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने पहली बार जो है वो कोशिका को देखा। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने सेल को क्या करा? देखा एंड डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब मतलब उनको उसको समझाया। ठीक है, उसको मतलब डिस्क्राइब करने से मतलब उसको समझाना, उसका विवरण दिया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी उसके बारे में। ठीक है, तो इन्होंने कैसे देखा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के कारण ही सेल की जो है वो डिटेल्ड स्टडी या डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकी। अगर जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं होती तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज पाए जा रहे हैं, कोशिकांग पाए जा रहे हैं, हम उसके बारे में नहीं बता सकते थे। ठीक है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा उनको देख पाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज का सबसे बड़ा योगदान रहा इनकी लाइफ में। ठीक है, उसके थ्रू ये देख सके, इन्होंने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया उसके बारे में। इन्होंने क्या क्या देखा? बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्म, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, उसके बाद कौन आते हैं? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। कब की थी? 1831 में।
ठीक है। एक्चुअली क्या है कि डेट पूछ ली जाती है कभी कभी, और एग्ज़ाम एक्चुअली क्या है कि देखो एनसीईआरटी बेस्ड होता है मोस्टली एग्ज़ाम। अब इतने सालों से क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, तो कितने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाएं भाई, सारे पूछ लिए जाते हैं, तो उसको टब भी करना है, तो डेट वगैरह एक्सेट्रा वो सारी चीज़ें उनको रखी जाती है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना। पहले कौन आए थे? रॉबर्ट हुक आए थे। ठीक है, कहाँ गया रॉबर्ट हुक, गिरा। ठीक है, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले कौन आए थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, 1665 में पहली कोशिका की खोज की इन्होंने, लेकिन जो कोशिका थी वो डेड सेल थी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटन वॉन लीeuwenhoek ने। इन्होंने किस पे खोज की? स्पेनिश ऑक ट्री था उसकी छाल पे। इन्होंने क्या टर्म यूज की थी? उन्होंने यूज की थी सेलुला, जो बाद में जाके क्या बनी? सेल। और इनको क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक, द फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका विज्ञान मतलब द स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पर एंटन वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने पहले कोशिका को देखा, फर्स्ट सेल को जिन्होंने देखा था वो एंटन वॉन लीeuwenhoek थे। इससे पहले कोशिका को किसी ने नहीं देखा था। ठीक है, फिर उसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया इन्होंने। ठीक है, ये सब संभव हो सका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के कारण। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से? बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्म एक्सेट्रा, इनको देखा था। ठीक है, उसके बाद कौन से आते हैं? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, 1831 में। यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। आई थिंक वाइट कलर ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, है ना, अपन ये यूज करते फिलहाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं सेल थियरी के बारे में। उसके बाद क्या आता है? सेल थियरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे अपन? कोश का सिद्धांत। तो कोश का सिद्धांत देखो आपके एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है, उसके बारे में दो साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है स्टार्टिंग में। सबसे पहले पहला कौन सा है? मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडर श्वान। ठीक है, पहला कौन सा है? मैथियस स्लाइडन, और दूसरा कौन सा है? थियोडर श्वान। ठीक है, इनकी अगर डेट की बात की जाए तो 1838 और ये 39, लाइन्स यही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मैथियस स्लाइडन कौन से थे? जर्मन थे, और ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे। स्लाइड वगैरह का काम होता है ना, देखो एनिमल सेल्स का भी होता है, लेकिन प्लांट सेल्स वगैरह का स्लाइड वगैरह बनाते हैं ना, कोई जड़ वगैरह ली, प्याज की पत्ती ली, एक्सेट्रा कुछ भी लिया, उसकी स्लाइड बनाई, इस तरीके से देख सकते हो बॉटनिस्ट। या फिर दूसरा क्लियर हो जाएगा, थियोडर श्वान। श्वान को संस्कृत में क्या कहते हैं? कोता, कोता। ठीक है, डॉग। ठीक है, ये क्या ना, डॉग। तो ये कहते हैं जूलॉजिस्ट थे। ये कौन से थे? ब्रिटिश। ठीक है, मैथियस स्लाइडन, थियोडर श्वान, 1838 एंड 1839। मैथियस स्लाइडन जर्मन थे और ये बॉटनिस्ट थे। थियोडर श्वान जो थे वो ब्रिटिश थे और जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? प्लांट बॉडीज जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बनी होती हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, ये कोशिका क्या बनाती है मिलकर के? भाई सेल जाहिर सी बात है मिलकर क्या बनाएगा? ऊतक। कोशिका मिलकर के क्या बनाएगी? ऊतक। ठीक है, या तो क्लियर है? उसके बाद अपन देखते हैं जो हमारे जूलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या क्या बताया। तो उन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल होती है, यानी कि जो जंतु कोशिका होती है, उस पर थिन लेयर पाई जाती है, पतली परत। और ये पतली परत किधर की साइड में होती है? बाहर की तरफ।
इसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, जो एनिमल सेल होती है उसके ऊपर जो सबसे बाहरी जो पतली परत पाई जाती है उसको क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, या प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन पादप कोशिकाएं जो होती है उनके ऊपर एक लेयर और पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में भी, ठीक है, इसके बारे में भी जूलॉजिस्ट ने बताया, जबकि बताना किनको चाहिए था? बॉटनिस्ट को बताना चाहिए था। भाई सेल वॉल के बारे में बेसिकली तो बॉटनिस्ट को बताना चाहिए था, लेकिन सेल वॉल के बारे में बताया किसने था? जूलॉजिस्ट ने। तो इन्होंने बोला था कि जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो प्लांट सेल्स का यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है वो प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद उन्होंने बताया कि जो एनिमल और प्लांट की जो बॉडीज बनी होती हैं वो सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है। भाई प्लांट और एनिमल की जो बॉडी यानी पादप एंड जंतु, इन दोनों की जो बॉडी मिलके बनी होती हैं वो मिलके बनी होती हैं या तो कोशिका से या फिर कोश के उत्पाद। ठीक है, ये गेट लगाना, गेट लगाना। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ तक क्लियर है? देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कोश का सिद्धांत जो दिया था वो मैथियस स्लाइडेन और थियोडर श्वान ने दिया 1838 में, स्लाइडेन से, और श्वान ने 1839। स्लाइडेन जो थे वो जर्मन के थे, बॉटनिस्ट थे। श्वान जो थे जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश के थे या इंग्लैंड के थे। ठीक है, प्लांट बॉडी जो होती है वो सेल से मिलके बनी होती है, स्लाइडेन ने बताया। सेल आगे जाके क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं, या मतलब काफ़ी सारे सेल का कंपोजिशन मिलके क्या बनाता है? ऊतक बनाता है। स्वान जो है उन्होंने क्या बताया कि जो एनिमल सेल होती है उसके बाहर एक परत पाई जाती है। ठीक है, वो परत जो होती है वो पतली होती है। उस परत को बाद में क्या कहा गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये परत ही होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल जो होता है वो पादप कोशिकाओं का यूनिक कैरेक्टर है, ये भी स्वान ने बताया। ठीक है, जूलॉजिस्ट ने ही बताया कि कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप का यूनिक कैरेक्टर होता है। एंड उसके बाद उन्होंने बताया कि पादप और जंतु का जो शरीर होता है वो कोशिकाएं या फिर कोश के उत्पादों से मिलकर बना होता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो सेल थ्योरी है यानी कि जो कोशिका सिद्धांत है वो ये नहीं बता पाया कि जो नई सेल है वो कहां से आती है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि नई सेल जो होती है वो कहां से आती है। तो उसके बाद 1855 में आते हैं रूडोल्फ विर्चो साहब। 1855 में कौन आते हैं? रूडोल्फ विर्चो साहब आते हैं। एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, लाइन का मतलब बताएंगे भी, ओमनिस सेलुला ई शेलुला, इन्होंने ये लाइन बोली थी। इसका मतलब है कि जो नई कोशिकाएं जो होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही आती हैं, यानी कि नई कोशिकाएं कहीं और से नहीं आती हैं। नई कोशिकाएं जो हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही आती हैं, जिसके बारे में आगे सेल डिवीजन वगैरह वो अपन स्टडी करेंगे। तो इन्होंने ये क्लियर बोला था। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? इन्होंने जो स्लाइडन और श्वान की जो सेल थियरी थी उसको मॉडिफाइड किया। ठीक है, और इन्होंने क्या है? फाइनल सेल थ्योरी दी। उस सेल थ्योरी में क्या था कि सारे जो जीवित जीव हैं, यानी कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
वो बने होते हैं कोशिका और कोशिका उत्पादों से। इसके बारे में तो उन्होंने बता ही दिया था कि सारे जीव जो होते हैं वो कोशिका एन कोशिका उत्पादों से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं। दूसरी लाइन इन्होंने क्या जोड़ी कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिका से उत्पन्न होती है। तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। और हाँ, मैं एक बात बता देता हूँ कि देखो ये क्लासेस आज अचानक से स्टार्ट हो पाई, मैं प्री शेड्यूल नहीं कर पाया था। ठीक है, और आप जो भी समस्या हो इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, वो आप हमें कमेंट कर दीजिए। मैं कमेंट बाद में रीड करके आपकी जो भी समस्या होगी उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसका जरूर सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। सभी ने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार की। भाई ये आद्य प्रकार की होती है। अरे कहाँ भाग रहा है? ये आद्य प्रकार की प्रो। ठीक है, मेम्ब्रेन वगैरह नहीं पाई जाती और रैंडम रहते हैं एक्सेट्रा, ये वो सारे। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो केंद्रक जो होता है, केंद्रक जो होता है वो मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। इसमें जो केंद्रक होता है वो मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेनस होता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? डीएनए नग्न अवस्था में पड़ा होता है। डीएनए नग्न अवस्था में ठीक है, साइटोप्लाज्म में रहता है ना, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? नग्न अवस्था में रहेगा। इसमें जो रहता है वो डेंस न्यूक्लियस रहता है। केंद्रक जो रहता है वो घना रहता है। ठीक है, क्रोमोसोम पाया जाता है इसमें। भाई नग्न अवस्था में डीएनए नहीं पाया जा रहा ना, बाउंड रहता है प्रॉपरली। ठीक है, क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? डीएनए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगला, झिल्ली युक्त उपांग कोशिकांग, सॉरी हिंदी का बहुत थोड़ा सा टेढ़ा काम है ना, पर कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से करके लेके आएंगे। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो झिल्ली युक्त तो कोशिकांग जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कौन सा हो गया? गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, वैक्यूल हो गया, रिक्तिका। ठीक है, और माइक्रोबॉडीज हो गए, एंड ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते इसमें, और जो यूकैरियोटिक होता है इसमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं प्रेजेंट। ठीक है, झिल्लीयुक्त कोशिकांग कौन से? गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रेक्टिका हो गई, माइक्रोबॉडीज हो गई। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे। तो ये जो होते हैं
झिल्ली युक्त उपांग यूकेरियोटिक में नहीं पाए जाते और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते और यूकेरियोटिक में झिल्ली युक्त उपांग पाए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है वो यूकेरियोटिक में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, झिल्ली नहीं होती, झिल्ली युक्त नहीं होता। ठीक है, कौन सा होता है, 70S प्रकार का, 70S टाइप का। और ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म यानी कि कोश का द्रव्य। हिंदी में भी लिख देता हूं, कोश का, अरे बैटरी और गई यार, कोश का द्रव्य। ठीक है, 70 इस प्रकार का पाया जाता है, कोश का द्रव्य पाया जाता है। इसमें 80 और 70 दोनों प्रकार का पाया जाता है, 80S एंड 70S दोनों का। ठीक है, 80S जो होता है वो साइटोप्लाज्म यानी कोश का द्रव्य में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, RER। 80S प्रकार का कहाँ पाया जा रहा है, 80S प्रकार का एक तो पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म पर और दूसरा पाया जा रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। वहीं 70S प्रकार का कहाँ पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और उसके अलावा कहाँ पाया जा रहा है, प्लास्टिड यानी कि लवक। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। उसके बाद अपन देखते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, अर्धतरल मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, और ये जो होता है, अरे यार एक मिनट होल्ड करो यार। ठीक है, ये कोशिका के आयतन को घेरे हुए रहता है, कोशिका के आयतन को घेरे, कोशिका को आयतन घेरे मतलब भाई ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में पाया जाता है। भाई लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, लिक्विड या सेमी लिक्विड जो भी है ना, सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये काफ़ी एरिया को घेरे रहता है। इसी में सारे ऑर्गेनेल्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती हैं, विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो यहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो होता है वो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, दोनों में पाया जा रहा है। एक बार अपन देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उसमें जो केंद्रक होता है वो मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें डीएनए जो होता है वो नग्न अवस्था में पड़ा रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है ऑब्वियसली। यूकैरियोटिक सेल में डेंस न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में रहता है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए। झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो यूकैरियोटिक में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें कौन कौन सा हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रिक्तिका हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सारे जो होते हैं झिल्ली युक्त उपांग नहीं रहते हैं, और यूकैरियोटिक में ये रहते हैं, यानी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, राइबोसोम की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है और ओनली साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक जो होते हैं
उनमें 80s प्रकार का भी पाया जाता है और 70s प्रकार का भी पाया जाता है। 80s प्रकार की बात की जाए तो 80s प्रकार का साइटोप्लाज्म एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन दोनों में पाया जाता है। अगर 70s प्रकार की बात की जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और लबक इन दोनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य की बात की जाए तो अर्धतरल मैट्रिक्स होता है ये कोशिका के आयतन को घेरे रहता है। ठीक है, और आई थिंक यहां तक क्लियर है। बाकी की मेटाबॉलिज्म वगैरह जो होता है वो कोशिका द्रव्य में सारी जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, भाई एक एरिया प्रोवाइड करता है, एक माहौल प्रोवाइड करता है। ठीक है, जगह प्रोवाइड कर रहा है, वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, लिक्विड मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो सारी जो रिएक्शंस वगैरह जो होती हैं वो यहीं पर होती हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल जिसमें एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा अनियन सेल। ठीक है, और एनिमल सेल में दे रखा है, अरे पेन भी काम नहीं कर रहा। एनिमल सेल में क्या दे रखा है, जो हमारे गाल जो होते हैं उसकी सेल। ठीक है, हमारे गाल की सेल। अब जाहिर है कि देखो इसमें सेल वॉल जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा। प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल जो होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। देखो सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाएगी, जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों में पाई जाएगी, लेकिन सेल वॉल जो होगी वो ओनली ऑन प्लांट सेल में पाई जाएगी। ह्यूमन सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगर हम एक स्ट्रक्चर से देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन, और ये होगी सेल वॉल। सेल वॉल भाई सख्त होती है, ये उसको शेप प्रदान करती है। ठीक है, और ये हो गई सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये कौन सी हो गई, सेल वॉल, और ये कौन सी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो एनिमल सेल में ओनली एक ही लेयर पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ आई यहां तक, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, उसके बाद जो एनिमल सेल जो होते हैं उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है तारक का है, सेंट्रियोसोम। सेंट्रोसोम तारक का है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ये एनिमल सेल में ही पाई जाएगी, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम या तारकाय नहीं पाया जाता। ठीक है, ये जो होता है वो झिल्ली युक्त उपांग नहीं है, झिल्ली नहीं। ठीक है, और ये जो होता है वो कोश का विभाजन में मदद करता, अरे पेन को क्या हो गया, कोश का विभाजन में हेल्प करता है। बोलो यहां तक क्लियर है। एक बार फिर से बता देता हूं कि जो सेल वॉल जो होती है वो ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। वहीं कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं प्लांट एनिमल सेल के, कि जो सेंट्रोसोम जो होता है वो तारकाय जो होता है वो ओनली ऑल एनिमल सेल में पाया जाता है, तारकाय कभी भी प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। एक सेंट्रोसोम जो होता है वो 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, ये झिल्ली युक्त नहीं होता है, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अभी अपन बात करते हैं जो कोशिका जो होती है, कोशिका जो होती है वो साइज, ठीक है, शेप एंड एक्टिविटीज में वेरी करती है। सारी कोशिकाएं एक तरह की नहीं होती, एक तरीके इन सेंस एक ही शेप की नहीं होती, एक ही साइज की नहीं होती, सारी कोशिकाएं एक ही फंक्शन नहीं करती। भाई नर्व सेल है वो अलग फंक्शन करेंगी, आरबीसी है वो अलग फंक्शन करेंगी, डब्ल्यूबीसी है वो अलग फंक्शन करेगी। तो सारी जो सेल हैं वो अलग अलग फंक्शन करती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं और अलग अलग साइज की होती हैं।
तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हम साइज की, कोशिका का प्रकार, सॉरी कोशिका का साइज, आकार। तो इसमें सबसे पहले आता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसको क्या पीपीएलओ भी बोला जाता है। इसका साइज कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये जो है वो सबसे छोटी कोशिका है, जीवित सबसे छोटी जीवित सेल है ये थियोरेटिकली लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, थियोरेटिकली। अगर डायग्राम की बात की जाए तो इसमें 0.1 माइक्रोमीटर दिखा रखा है डायग्राम। अगर डायग्राम की बात की जाए तो कितना दिखा रखा है? 0.1 माइक्रोमीटर। तो आपसे थियोरेटिकली पूछा जाए तो 0.3 माइक्रोमीटर, अगर डायग्राम में पूछा जा रहा है तो 0.1 माइक्रोमीटर। वहीं दूसरी अपन बात करते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु। इसका साइज कितना होता है? 3 to 5, अरे यार पेंसिल, माइक्रोन मीटर। ठीक है, ये भी थियोरेटिकली है। अगर डायग्रामेटिकली बात करें तो डायग्रामेटिकली ये 1 to 2 माइक्रोमीटर दिखा रखा है, माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड, ह्यूमन आरबीसी, मानव की आरबीसी की। तो उसका साइज कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। और ये जो होता है इसका व्यास होता है, क्योंकि गोलाकार होती है ना चपटी सी, लेकिन होती तो गोली है ना। 7 माइक्रोमीटर व्यास इसका। नर्व सेल की बात की जाए, नर्व सेल मतलब जो तंत्रिका, हाँ तंत्रिका कोशिका, हाँ तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। ठीक है, ये जो होती है लार्जेस्ट होती है, आई एम सॉरी लॉन्गेस्ट होती है ये। ठीक है, नर्व सेल जो होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, एक्सॉन हो गया, डेंड्रोन हो गया, ये केंद्रक वाला पार्ट हो गया, टीलोडेंड्रा एक्सेट्रा, ये लंबी होती है तो ये लॉन्गेस्ट होती है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा। ठीक है, अगर हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करें, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, अगर हम इसकी बात करें तो 10 से 20 माइक्रोमीटर। हम वायरस सेल की बात करें या वायरस की बात करें, सेल नहीं, 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इनका साइज है। यहां तक क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं साइज की बात कर ली, अब शेप की। ठीक है, एक मिनट, आई एम सॉरी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आरबीसी, शेप क्या होती है? गोलाकार या वाई कॉनकेव। ठीक है, गोलाकार या द्विअवतलीय, बाई कॉनकेव। अगर हम
WBC की बात करें तो ये होती है अमीबॉइड, इसकी शेप होती है अमीबॉइड। भाई द्वैतली ऐसी हो गई ना, अरे यार कैसे बन गई, हाँ मतलब ये द्वैतली हो गई, ठीक है। अमीबॉइड का तो शेप ही, हाँ मतलब ठीक है बन गई है, ये अमीबॉइड हो गई। तीसरी होती है कॉलमनार एपिथीलियम। ये कैसी होती है, लंबी एंड सकरी। कैसे होती है, ऐसे 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 ऐसे, ये लंबी और सक्रिय होती है। अगला तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। इसकी बात की जाए तो ये लंबी होती है एंड शाखित होती है। भाई साथ ही साथ लिखते जाना, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर ऐसे वर्क वो छोड़ोगे तो, ठीक है ना। तो जैसे हमने बताया ये ठीक है, लंबी हो गई और शाखित हो गई। अगला है मीजोफिल। ये कैसी होती है, गोल एवं अंडाकार, ठीक है ना, ऐसे 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 पत्तियों में पाई जाती है ना मीजोफिल, श्वसन का भी काम करती हैं ये, ठीक है ना। अगला ट्रैकियल हो गई, ठीक है, ठीक है, ट्रैकिड हो गई इसमें। ये क्या होती है, एलोंगेटेड होती है। एलोंगेटेड का इन द सेंस ऐसे लंबी सी खिंची हुई, ठीक है, एलोंगेटेड। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग इन द सेंस साइज से। साइज में सबसे पहले माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO भी बोला जाता है, ठीक है। इसका साइज कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। उसके बाद आता है जीवाणु, 3 to 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन RBC की बात की जाए तो 7 माइक्रोमीटर व्यास इसका। नर्व्स की बात की जाए या नर्व सेल की तो लॉन्गेस्ट सेल होती है, इसका साइज नहीं दे रखा है मतलब, लेकिन लॉन्गेस्ट सेल होती है। शतंबर के अंडे की बात की जाए तो लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट सेल होती है। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो 10 से 20 माइक्रोमीटर होती है। वायरस की बात की जाए तो 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर तक हुआ होता है। शेप की बात करें तो RBC का जो शेप है गोलाकार या द्वैतलीय होता है। WBC का अमीबॉइड होता है। कॉलमनर एपिथेलियम लंबी एवं सक्रिय होती है। नर्व सेल की बात की जाए तो लंबी एवं शाखित होती है। मीजोफिल सेल की बात की जाए तो गोलाकार एवं अंडाकार, ठीक है। इन सब में केंद्रक, यार बैटरी गई, आई थिंक मुझे क्लास यहीं करनी चाहिए। और फिर अगला ट्रैकिड, ये क्या होती है, एलोंगेटेड होती है, ठीक है। तो शेप की बात की जाए तो देखो ये शेप जो होती है वो डिस्क लाइक हो सकती है, तो इनकी शेप जो होती है वो डिस्क लाइक हो सकती है। पॉलीगोनल होती है, बहुकोणीय, पॉलीगोनल हो सकती है। क्यूबोइडल हो सकती है, घनी है।